मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला। जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन खास वो होते हैं जो एक लक्ष्य के साथ दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसे लोग ही इतिहास रचते हैं। इसी जज्बे और प्रेरणा से ओतप्रोत शख्सियत श्री प्रवीण जी बेताला को आपके अपने शो मेरा कार्य ही मेरी पहचान में मैं आपकी होस्ट और दोस्त सौम्या मेहता हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ नया करने की सोचते हैं और उसे पूरा कर अपना लोहा मनवाते हैं। उनमें से एक हैं प्रवीण जी बेताला। आपने जैन समाज के चारों फिरकों को एक प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से सूरत जैन यूथ क्लब की नींव रखी और देखते ही देखते आज यह पौधा एक वट वृक्ष बन चुका है। आज SJYC में 5000 से भी ज़्यादा सदस्य हैं और आप सबको साथ लेकर चलने का कार्य करते हैं। आपको नेहरू रत्न और राजस्थान रत्न से भी नवाजा गया है। आप पिछले 20 वर्ष से समाज सेवा कर रहे हैं। आपको अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद के व्यक्तित्व विकास कार्यशाला के राष्ट्रीय प्रभारी के दौर पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप तेरा पंथ युवक परिषद में 2 बार संगठन मंत्री और 1 बार उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के NGO सेल के CEO कन्वेनर के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सूरत मार्बल और ग्रैंड नाइट के अध्यक्ष हैं और आप ऐसी कई संस्थाओं में एडवाइज़र, मेंबर और एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे रत्न की जुबानी से उनकी ही प्रेरक कहानी। प्रवीण जी, हमारे दर्शक और मैं स्वयं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में इतनी सारी संस्था और इतने सारे मेंबर्स को आप कैसे संभालते हैं, अर्थात समय मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो मैं सौम्या आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने इस लायक समझा कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं आपका सौम्या हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपका सवाल बड़ा वाजिब है और बड़ा ही एक ऐसा सवाल है कि जिस पर व्यक्ति जितना बोलना चाहे उतना कम है। समय मैनेजमेंट ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस व्यक्ति को समय का मैनेजमेंट करना आता है वो व्यक्ति ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता है। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने सेवाएं दी है देश के लिए, उन सभी ने समय का मैनेजमेंट किया है। मैंने भी उन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। समय का मैनेजमेंट करना किसी भी कार्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी को उस नाव की तरह बाया है जहाँ पर जो तैराक होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे समन्वय बिठाते हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक नाविक अपनी नाव को किस तरह से दोनों सहारे लेकर चलाता है, उसी तरह मैं भी उनको देखकर मेरा समय का मैनेजमेंट लेकर सबको साथ में लेकर चलता हूँ। मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसे अपने आप को ढाला है कि जहाँ पर जितने कार्य हम कर सकें उस कार्य की किस तरह से रूपरेखा बनाई जाए, उस समय के साथ उसको नियोजित करके मैं अपना कार्य करता हूँ। समय मैनेजमेंट करने के लिए व्यक्ति को उसके पूरे दिन की दिनचर्या व्यवस्थित रूप से करनी पड़ती है। मेरा एक नियम है, जब मैं सोता हूँ तब अगले दिन में क्या करने वाला हूँ, किस कार्य को कितने बजे मुझे करना है, मैं अपने नोट पैड पे उसको लिखता हूँ।
और समय के साथ मैं लिखता हूँ कि 1 बजे मैं ये करूँगा, 2 बजे मैं ये करूँगा, और मैं उसी टाइम के अनुसार चलता हूँ। और मेरा जो समय है आने वाले 3 दिन के लिए मैं उसको रिज़र्व रखता हूँ कि मुझे 3 दिन तक ये कार्य करते हैं। बीच में अगर कोई कार्य आता है मैं वहाँ पर उसको न्याय नहीं देकर उस कार्य को 3 दिन के बाद अपनी कार्यशैली में लेता हूँ। सबसे बड़ा यही कारण है मेरा सफल होने का कि मैं समय को नियोजित करके उसको मैनेजमेंट करके और आगे बढ़ता हूँ। प्रवीण जी, आखिर ये ख्याल कहाँ से आया कि चारों फेकों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए? ये सोचते तो सब हैं, लेकिन प्रयास ना के बराबर होते हैं। जब आपने ये कार्य शुरू किया तो ये सारी बातें आपके जहन में भी थी क्या? जी ज़रूर मेरी जहन में थी कि एक बहुत बड़ा मेरी सोच जो थी बहुत बड़ी थी, लेकिन मन में कुछ ऐसा करने का एक मेरा जज्बा था। कहते हैं ना कि जब अगर मन में कुछ अगर ठान लिया और अगर मन में ये ठान लिया कि हमें इस लक्ष्य को पार करके रहना है तो ज़िंदगी में असंभव कुछ भी नहीं है। मेरे लिए जब मेरे पास एक ऐसी ऊर्जा है कि मैं एक ही वाक्य सोचता हूँ जब मैं सोता हूँ उठता हूँ कि मेरे लिए असंभव कुछ नहीं है। जब मैंने इसका चिंतन किया तो बड़ा ही मुश्किल लगा कि ये कैसे हो सकता है। मैंने अपनी साथियों से भी कुछ साथियों से इसके बारे में बात की तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, इस बात में मैं सहमत नहीं हूँ कि जैन समाज का एक प्लेटफॉर्म युवाओं का होना चाहिए। वो भी मेरे साथ में नहीं थे, लेकिन मेरा मनोबल इतना ज़बरदस्त था, मेरा परिश्रम करने का जो अंदाज़ा था वो इतना बड़ा था कि मैं अपने आप को उसके अनुरूप ढाल पाया। और मैं आज गर्व से कहता हूँ कि मैं जहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ कार्य करता हूँ वो व्यक्ति मेरा हो जाता है। उसी का ये कारण है कि मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है, इतनी शक्तियाँ मेरे अंदर आ जाती है, इतनी ऊर्जा मेरे अंदर आ जाती है कि मुझे ये लगता है कि ये तो बहुत छोटा प्रयास है। दूसरों को ये लगता है कि ये कितना बड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटा काम हुआ है, अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2030 तक के मेरे ड्रीम है, जो मेरे प्रोजेक्ट है, जो मुझे करने हैं ज़िंदगी में, वो मैंने अभी से बना लिए हैं और मैं हर साल उसके अंदर प्रयास करता हूँ। 5 वर्ष पहले आपने जब पौधा लगाया था, आज वो एक वट वृक्ष बन चुका है और प्रत्येक रविवार को कोई ना कोई सेवा क्रिया कार्य संस्था करती है। तो अब आप SDYC की इस यात्रा को किस प्रकार देखते हैं, और अभी भी कोई इसका मेंबर बनना चाहे तो किस प्रकार बन सकता है? मैंने जो ये पौधा लगाया था वो वृक्षवृक्ष बन जाएगा, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। लेकिन मैंने इतने प्रयास किए, इतने कार्य किए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हर रविवार को हम सेवा की प्रवृत्ति करते हैं। हमारा एक इस NGO का एक मोटिव है कि हम समाज सेवा, गरीबों को और ज़रूरतमंदों के द्वारा हम समाज की सेवा की जाए। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जैन व्यक्तियों की सेवा की जाए। हमने मानव सेवा को प्राथमिकता दी है, हमने हमेशा मानव कल्याण के लिए कार्य किए हैं और उसके पीछे एक इतनी अच्छी सशक्त टीम का निर्माण किया है कि एक जवाबदारी दी जाती है कि आपको ये रविवार इस टीम को ये कार्य करना है। हमने साल भर के 50 संयोजक को नियुक्त किया है, उनके नीचे 3-3 कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया है और उन्हें ये कहा गया है कि आपको साल में ये 2 ही कार्य करने हैं और इसको इतना विशाल रूप में करना है कि जिससे इसकी गूंज, हर रविवार की जो गूंज है सेवा के कार्यों की, वो बहुत बड़ी हो। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम हर रविवार सेवा के कार्य करते हैं। लोगों को देखने के लिए बहुत बड़ा रूप लगता है, लेकिन इसका मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त किया है कि ये एक हमें ये लक्ष्य बहुत छोटा लगता है। मैं आपको जानकारी दे दूं, इस वर्ष से हमारा लक्ष्य 108 सेवा की प्रवृत्तियां करने का है और हम अभी तक 75 तो कर चुके हैं। कोविड के कारण इस साल हमारी सेवा की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो 75 हम कर चुके और 108 का हमने लक्ष्य लिया है। और आने वाले 3 महीनों के अंदर दिवाली तक हम 30 और कार्यक्रम ऑनलाइन डिजिटल भी कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम इस 108 लक्ष्य को, बहुत ही बड़ी बात है अगर आप सोचने जाएँ, 108 कार्य पूरे साल भर में करना, वो भी इतने इस विकट समस्याओं के अंदर, कोविड के अंदर करना बहुत ही चैलेंजिंग था हमारे लिए, लेकिन टीम के सहयोग से हम वो करने में सक्षम हो रहे हैं।
और मेंबर की जो आपने बात मुझे पूछी है, मेंबर के बारे में बता दूं कि कोई भी व्यक्ति इसका आजीवन मेंबर सदस्य बन सकता है। उसमें एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को आपको फिल करके देना है और लाइफ टाइम की जो फ़ीस है, इसकी आजीवन फ़ीस है वो 3500 रुपये है। 3500 रुपये दिखने में हो सकता है बड़ी हो, लेकिन इतनी छोटी है कि व्यक्ति 3500 रुपये से अपनी पूरी ज़िंदगी एक जैन समाज के साथ जुड़ सकता है, अपनी नई पहचान इस संस्था के द्वारा बना सकता है और एक फॉर्म के द्वारा वो हमारे साथ जुड़ सकता है। और मैं जितने भी हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, सूरत में जितने भी लोग हैं, एक बार आप इस संस्था से आप ज़रूर जुड़ें। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको अपने आप पर ये गर्व होगा कि मैं सूरत जैन यूथ क्लब का कार्यकारिणी सदस्य हूँ या इसका मेंबर हूँ। SJYC के अर्धगण कोरोना काल में भी काफ़ी आप सेवा क्रिया कार्य किए। आपका फेसबुक पेज दिन ब दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और अभी कोविड-19 की लड़ाई लंबी है, तो आगे किस प्रकार कार्य करेंगे? मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि कोरोना हालांकि बहुत ही विकट समस्या लोगों के लिए है और बहुत ही चिंतनीय एक बीमारी विश्व में फैल चुकी है, लेकिन इस कोरोना में हमारी संस्था को या कहूँ तो मुझे ये वरदान हुआ है। मतलब मैं इसको बोलता हूँ, कोरोना मेरे लिए वरदान है, सूरत जैन यूथ क्लब के लिए वरदान साबित हुआ है। दर्शक मित्रों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि कोरोना जब से ये प्रारंभ हुआ, हमारी टीम के सदस्यों ने मिलकर ये निर्णय किया कि हमें भी कुछ करना चाहिए था। स्टार्टिंग के जो शुरुआत के 2 से 3 दिन थे, हम लोग एकदम शांत थे, हम देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। लेकिन जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हमने सबसे पहले ये निर्णय किया कि कुछ संस्थाएं सेवा कर रही है, हमें भी सेवा करना चाहिए। तो हमने 31 मार्च से इसका प्रारंभ किया। सूरत के कलेक्टर महोदय और असम से कमिश्नर महोदय ने हमें 10 से 12 पास उपलब्ध कराए, जिससे हम रोज़ सुबह 9 बजे निकलते थे और शाम को हम 5 बजे 6 बजे तक गरीबों की बस्ती में जा जाकर, जैसे बमरोली रोड की बस्ती में जा जाकर हम सेवा करते थे। ये एक बहुत बड़ी हमारे चैलेंज था, क्योंकि किसी के पास जाकर हमें भी डर लग रहा था कि हम भी कोविड के शिकार हो सकते हैं, हम भी कोरोना के शिकार हो सकते हैं। लेकिन भगवान की इतनी शक्ति हम सबको मिली कि आज हम सब स्वस्थ हैं और हमने लगातार 72 डेज़ तक 4 लाख गरीबों को भोजन कराया। दिन में हमने 10 से 11 हज़ार लोगों को वहाँ पर उनके स्थान पर जाकर हमने लाइन में लगाकर असम से के जो निर्देश थे उनकी पालना करके हमने उनकी गरीबों को, हमने ज़रूरतमंदों को भोजन करवाया। उसके साथ साथ में हमने जो दूसरा काम किया कि जब हम दिन भर इतनी सेवा कर रहे हैं तो सभी सदस्यों के मन में एक यह आ जाता है कि यार थक गए हैं, वो हो गए। तो हमने एक प्रारूप बनाया कार्यकारिणी सदस्यों के लिए। हमने रात को एक डेली 9 से 12, 9 से 11 एक आयोजन किया हमारे ग्रुप के अंदर कि सब वहाँ पर एंटरटेनमेंट करेंगे। 2 घंटे कभी अंतराक्षरी, कभी हाउजी और ऐसे ज्ञानवर्धक गेम का आयोजन किया। वो भी हमने लगातार 72 दिन तक किया। उसके बाद में एक हमारा एक सबसे बड़ा उपलब्ध कहूँ कि एक सबसे बड़ी हमारी एक प्रेरणादायी सोच थी, वो फेसबुक लाइव की थी। हमें पता नहीं था कि हम इतने सफल हो सकते हैं, फेसबुक लाइव इतना आगे बढ़ जाएगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं दर्शक मित्रों को कहना चाहता हूँ कि मैं गर्व से कहता हूँ कि आज सूरत जैन यूथ क्लब का जो फेसबुक पेज है वो 11 लाख लोगों तक उसका रीच पहुंचती है। 11 लाख लोगों तक वो वीडियो का प्रसारण रुकता है। कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें 11 लाख से भी अधिक हुए और 1 लाख 2 लाख तो मिनिमम है। स्टार्ट होते ही जब वो 2 घंटे का कार्यक्रम फेसबुक लाइव एंड होता है तो 2 लाख तो मिनिमम लोगों तक वो पहुंचता है। इसका एक ही कारण है, हमारा जो टीम का जो श्रम था। देखो, अकेले से कुछ भी नहीं हो सकता जब तक टीम आपके पास सशक्त नहीं है। और ऐसा कोई भी जो प्रयास है हमारा, ऐसा एक भी फेसबुक लाइव में एक भी फील्ड को नहीं छोड़ा। शायद मैं ये कह सकता हूँ विश्व की एक पहला पेज होगा कि जिसने किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र से हमने, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने कठपुतली वाले जो कठपुतली का शो होता है उसको भी हमने कठपुतली फेसबुक लाइव किया। जब हमने बात की तो बोला हमें तो फेसबुक शब्द ही नहीं आता है। उसने बोला फेसबुक क्या होता है, मुझे पता ही नहीं। उसको हमने सिखाया, उसको हमने कार्यक्रम दिए और आज वो बहुत खुश है कि सर आपने हमें ज़िंदगी में एक नई चिंतन दिया। ऐसे कठपुतली का हो गया, व्यक्तित्व विकास कार्यशालाएँ हो गई, ज्योतिष हो गए, संगीत हो गए, धार्मिक हो गए, फिल्मी कलाकारों को हमने आमंत्रित किया।
और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारा 220वां एपिसोड आज के दिन पूरा हो गया है और आने वाले 400 एपिसोड की हमारी प्लानिंग है और 10 नवंबर को हमारे 401 एपिसोड पूरे होंगे। और दर्शक मित्रों को मैं एक जानकारी देता हूं कि 325 एपिसोड की बुकिंग भी कंप्लीट हो गई है और आने वाले 20 दिन में 10 नवंबर तक के पूरे 401 कार्यक्रम की पूरी बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। और फेसबुक लाइव सूरत जैन यूथ क्लब का जो चल रहा है, विश्व में इसकी पूरी प्रशंसा हो रही है और इसी का कारण है कि हमें जनता का अपार स्नेह मिल रहा है और 11 लाख लोगों तक, बहुत बड़ी बात है 11 लाख लोगों तक कार्यक्रम पहुंचना, ये अपने आप में बताता है कि हम कितने सफल हैं। सफल नहीं कह सकता, हम कितने सफलतम से भी आगे बढ़ चुके हैं और इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे दर्शकगण, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं और सबसे ज़्यादा अगर इसका श्रेय जाता है तो वो सूरत जैन यूथ क्लब की कार्यकारिणी टीम को जाता है। लॉकडाउन के पीरियड में आपने अपनी कार्य समिति के साथ मिलकर 72 दिन तक इंटरटेनमेंट के कार्य किए, तो ये कैसे संभव हुआ और उन गतिविधियों को भी हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा एक चिंतन था कि जिस तरह से हम सुबह जो सेवा कर रहे हैं उससे व्यक्ति बहुत थकान महसूस करता था और स्वाभाविक है, सुबह 8 से 9 घंटे तक व्यक्ति बाहर रहता था तो थकान आना स्वाभाविक था और मेंटल एक प्रेशर बहुत था क्योंकि सब व्यवसाय बंद थे, आदमी कहीं आ नहीं जा रहा था, और जा नहीं रहा था। तो मैंने एक ऐसा चिंतन किया, हमारी टीम को एक निवेदन किया, अध्यक्ष मंत्री को मैंने एक निवेदन किया कि एक हमारे परिवार के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा एक कार्य किया जाए कि वो दिन भर में जो महिलाएं थी वो भी घर में बहुत व्यस्त थी, तो उन सब की भी एक थकान हो जाए। तो मेंटली ये एक निर्णय हमने लिया कि कुछ ना कुछ हम रोज़ ना रोज़ एक नया कार्यक्रम खिलाएं। उसमें हमने ये डिसाइड किया कि अंतराक्षरी, हाउजी ये सब नहीं होना चाहिए, ये तो है ही है, ये तो एक उसका प्रैक्टिकल आयाम है, लेकिन उसके साथ हमने ड्रामा, कंपटीशन, ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताएं, कैसे हम एक दूसरे को हंसा सकते हैं, उनका टैलेंट कैसे म्यूज़िक के द्वारा, उनके हंसी मजाक के द्वारा उन्होंने दिन भर क्या आज कार्य किया परिवार के साथ, उनकी फ़ोटो मंगवाई और ऐसे अलग अलग 72 दिन तक हमने जो ये एक एंटरटेनमेंट के जो कार्य किए, इसकी भी गूंज इतनी गई कि इतनी एनर्जी हमारे कार्यकर्ताओं में आ गई कि जिससे लोगों को ये महसूस होने लगा कि हम दिन भर में इतने एनर्जेटिक बन गए, हमें अगले दिन इतनी स्फूर्ति के साथ कार्य करने को हमारा मनोबल हुआ, हमने चिंतन किया। तो उसी का एक परिणाम है कि ये 72 दिन का जो हमारा ये एंटरटेनमेंट का जो क्लास था वो इतनी सफल हुई कि आज तक हम मार्च से लेकर आज नवंबर तक हम इस प्लानिंग को सक्सेस करने में अगर सफल हुए तो मैं उसका श्रेय पूरा का पूरा ये 72 दिन की जो क्लास है उसको था। उससे क्या हुआ, एक फैमिली बॉन्डिंग आई। 72 दिन तक हमने हमारे 110 लोगों के साथ हमने कार्यक्रम एंटरटेनमेंट किए, मतलब उनके फैमिली के साथ हमने कार्य किए। तो 110 लोगों की जो हमारी बॉन्डिंग थी, हम इतने परिवार के सदस्य जैसे बन गए कि हमें सुबह ऐसा लगता था यार आज रात को क्या होने वाला है, हमें उसके प्रति प्रेरणा मिलती थी कि आज रात को हमें क्या करना है। तो उसी की वजह मैं मानता हूँ इतनी बॉन्डिंग हो गई और उसी का परिणाम है कि हम नवंबर तक फेसबुक लाइव का आयोजन करेंगे। अखिल भारतीय 13 पंथ युवक परिषद के व्यक्तित्व विकास कार्यशाला के राष्ट्रीय प्रभारी के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इसमें आपको काफ़ी सारी यात्राएं करनी पड़ती है, तो उसका प्रारूप क्या होता है और उसके अनुभव के बारे में भी हमें बताएं। व्यक्तित्व विकास कार्यशाला का मेरा सौभाग्य है कि मैं विमल जी कटारिया के टाइम BC भालावत जी ने मुझे विश्व पर्यावरण दिवस का एक काम दिया था और वो काम मैंने इतने अच्छे तरीके से किया और मेरी पहचान उस कार्य से अखिल भारतीय 13 पंथ समाज में राष्ट्रीय स्तर पर बनी। उसके बाद विमल जी कटारिया ने मुझे व्यक्तित्व विकास कार्यशाला का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया और उसके बाद जो संदीप जी कोठारी है उन्होंने भी मुझे ये दायित्व दिया। तो उस प्रभार के अंतर्गत काफ़ी चुनौतियाँ बहुत आती है क्योंकि हमें काफ़ी लोगों को ये बताना पड़ता है कि हमें ये करना है, हमें इस स्पीकर को लाना है। इससे मेरी पहचान इतनी ज़बरदस्त बनी कि मुझे बड़े बड़े स्पीकरों के साथ बात करना पड़ा, जैसे कि संदीप महेश्वरी है, आप सोनू शर्मा को ले सकते हैं, हिमानी चावड़ा को ले सकते हैं और बहुत सारे ऐसे स्पीकर हैं, विवेक बिंद्रा है। वहाँ पर मुझे उनसे बात करने का इस प्लेटफॉर्म से अनुभव मिला और
जब स्थानीय लोगों को हम ये बताते थे कि हमें ये कार्य इस स्पीकर के साथ हमें आपको कार्यशाला का आयोजन करता है, तो उनके अंदर भी एक ऊर्जा का समावेश होता था। लेकिन थोड़ा दुखद ये है कि पिछले 6 महीने से कोविड के कारण हम ये कार्य नहीं कर पाए। उसके पहले के जो मैं अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो कार्यशाला होती थी, तो हम जनरली क्या होता है कि रविवार को ही कार्यशाला होती है और किसी चारित्र आत्मा के सानिध्य में वो कार्यशाला होती है। वहाँ जाने पे हमें एक तो सबसे पहले हमको चारित्र आत्माओं के साथ चारित्र आत्माओं के दर्शन हमें मिलते थे, दर्शन आशीर्वाद हमें मिलता था। और उसके बाद में वहाँ की जो स्थानीय जो परिषदें होती है, उनका इतना स्नेह प्यार, हम स्टेशन जाते थे, वहाँ पर 5-5, 7-7 व्यक्ति हमें लेने आते थे, वहाँ पर हमें ऐसे VIP ट्रीटमेंट वो देते, तो इतना एक अनुभव ऊर्जा मिलती थी कि मैं ये कार्यशाला का आयोजन अगले हफ्ते दूसरे परिषद के द्वारा वहाँ पर किया जाए। तो उसमें दो कारण थे कि एक तो चारित्र आत्माओं का आशीर्वाद हमें मिलता था और दूसरा स्थानीय जो परिषद है उनका इतना प्रेम और वात्सल्य हमें मिलता था, वो हमें प्रेरणा देता था। और जब ऐसा हमको वहाँ से निर्देश मिलता था कि आपको यहाँ पर पधारना है, तो हमें अंदर से बहुत खुशी होती थी कि हम अब जाएंगे, हमारी जो प्रतिभा है वहाँ पर, हमारा जो प्रेम वात्सल्य है वो वहाँ पर हम बताएंगे। और व्यक्तित्व विकास कार्यशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है क्योंकि हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मेरा भी अगर विकास हुआ है, तो आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं व्यक्तित्व विकास कार्यशाला को देता हूँ। क्योंकि मैंने वहाँ पर व्यक्तित्व विकास कार्यशाला के अंदर कैसे बोलना है, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, बड़े बड़े स्पीकर हमें ये सिखाते हैं, हमारी चारित्र आत्माएं हमें ये सिखाती है, उनका मैंने अनुसरण किया। और मैं उन सब चीज़ों का अगर मैं समावेश करूँ, तो ये जो भी आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा हूं, जो भी आज मैं कार्य कर रहा हूं, मैं 18 घंटे कार्य करता हूं। उस 18 घंटे कार्य के अंदर ये सब चीज़ें, मैनेजमेंट स्किल है, कैसे स्पीच देना है, कैसे व्यक्ति के साथ बातचीत करनी है, ये सब की सब चीज़ें आपको व्यक्तित्व विकास कार्यशाला में ही देखने को और सीखने को मिलती है। तो इसका मैं श्रेय, पूरा मेरे जीवन का श्रेय मैं मेरे इस ड्रीम प्रोजेक्ट व्यक्तित्व विकास कार्यशाला को देता हूँ। और मैं जितने भी हमारे साथीगण परिषद है, उनका विशेष तौर पर आभार करता हूँ। क्योंकि जैसे आपने कहा कि अनुभव इतने अच्छे मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं पर जाता है, उसे इतना प्यार, वात्सल्य, प्रेम मिलता है, तो एक नई ऊर्जा हमारे अंदर भीतर आती है और कुछ नया करने को हमें मजबूर करती है। और उसी का ये कारण है कि हम आगे से आगे इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप बीजेपी के NGO सेल से भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपकी भूमिका क्या होती है? सबसे पहले मेरा सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में पार्टी के साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पिछले 4 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मैं कार्यकर्ता तो 20 साल से, या जन्म से तो मैं भारतीय जनता पार्टी का, हमारा परिवार भी भारतीय जनता पार्टी का सोच वाला परिवार है। NGO सेल के अंदर ऐसा हमें देना पड़ता है कि जितने भी सूरत की संस्थाएं हैं, उनकी वहाँ पर जानकारी हमें देनी पड़ती है। उन संस्थाओं के साथ हमें टच में रहना पड़ता है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, सभी सूरत की 300 से 400 जो संस्थाएं होती है, उन संस्थाओं को हमें वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि ये भारतीय जनता पार्टी ये अपना प्रोजेक्ट लेके आ रही है, आप उसको अपने परिवार तक और अपने मित्रों तक इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमें 300-400 जितने भी संस्था है, वहाँ तक उस भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया जाता है। ये उस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी भूमिका रहती है। और इजी काम नहीं है 400 संस्थाओं के साथ टच में रहना, जितने भी सूरत के NGO है उनको वहाँ तक हमारी बातों को पहुँचाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने, युवा मोर्चा ने मुझे ये कार्य दिया है। इसी के साथ मुझे भारतीय जनता पार्टी का ये जो NGO सेल के साथ साथ मुझे मार्बल एसोसिएशन का भी अध्यक्ष के रूप में भी ये देखने को मिला। तो वहाँ पर भी मार्बल एसोसिएशन के साथ भी मिलकर हमने काफ़ी ये जो NGO सेल के जो कार्यक्रम है वो भी हमने आयोजित किए। कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई महिला का हाथ होता है। आपकी सफलता में पारिवारिक सदस्यों का कितना योगदान मिला? आपकी बात में से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी अगर कार्य करते हैं, अगर मैं सफल होता हूँ तो पारिवारिक सपोर्ट मिलना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना आप कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। बात मेरी नहीं है, पारिवारिक सपोर्ट के बिना कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कार्य नहीं कर सकता। पारिवारिक सदस्य के रूप में मेरे जो पिताश्री है, उनका मुझे इतना स्नेह मिलता है। पिताश्री ने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
उन्होंने मुझे कभी यह नहीं कहा कि बेटा आपको ये कार्य नहीं करना है। अगर मैं आज सफल हूँ, अगर आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर मैं किसी को देना चाहता हूँ तो मेरे पिताजी को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। बिजनेस को भी मैनेज करना पड़ता है और पारिवारिक कार्यों को भी मैनेज करना पड़ता है, उसके साथ में हमें सामाजिक कार्य करना पड़ता है। तो पिताश्री का जो सबसे बड़ा मुझे सपोर्ट है व्यवसाय के अंदर, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। उसके बाद में मेरी माताजी का भी मुझे बहुत सपोर्ट है, मेरे भाई का मुझे बहुत सपोर्ट है। उसके बाद में मेरे परिवार में अगर सबसे ज़्यादा अगर मैं सपोर्ट कहूँ, पिताश्री का सपोर्ट तो कुछ व्यवसायिक से मिल सकता है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी का सपोर्ट वो मुझे पल 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 कुछ करने को मजबूर कर देता है और कुछ करने की नई उमंग को पैदा करता है। मेरी वाइफ का हर पल मुझे सपोर्ट मिलता है। जब भी मैं मेरे बच्चे और वाइफ के साथ, हालांकि मेरे बच्चे भी अभी 7 साल के ही हैं, लेकिन कभी भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे बच्चे मेरे से अलग है, दूर है, क्योंकि मेरी वाइफ है वो उन्हें इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती है कि कभी भी उन्हें यह महसूस नहीं होने देते कि आप सामाजिक क्षेत्र में इतने आगे बढ़ रहे हो। देखिए, ये एक वास्तविकता मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं समाज में कुछ करूँगा तो वाइफ के साथ और बच्चे के साथ मैं इतना समय नहीं बिता पाऊँगा। ये इसके साथ आप संतुलित होकर कार्य नहीं कर सकते। ये वास्तविक सच की मैं जानकारी देता हूँ। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैं यह भी करता हूँ, मैं अपनी घटना बता रहा हूँ कि मैं आज की तारीख में मेरे बच्चों को और मेरी वाइफ को और मेरे परिवार को मैं समय नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि अभी जो मैं कार्य कर रहा हूँ, अभी जो समाज के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, जब मेरी उम्र अंतिम पड़ाव में होगी तब मैं परिवार के साथ इन सब सुखद यात्राओं का एक स्मरण लेकर वहाँ पर मैं शांति से उनके साथ बैठूँगा और उन्हें इतना समय दूंगा कि वो याद करेंगे कि पिछले जो समय था, स्टार्टिंग का जो हमारा समय था, वो अंतिम दौर के समय में कितना सुखद समय हमारा निकल रहा है। और सामाजिक क्षेत्र का जो सहयोग, लोगों का जो स्नेह और प्यार मिलता है, तो मेरी वाइफ भी उससे प्रेरणा लेती है। वो कहती है कि आपको इतना प्यार होता है, और कभी कभी तो मुझे कहती है, गर्व से कहती है कि नताशा बेताला प्रवीण बेताला की वाइफ है। लोग बोलते हैं कि आप कितने किस्मत हो कि आपके हस्बैंड प्रवीण बेताला है। मैं उसको समर्थन नहीं देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे प्रवीण बेताला के नाम से अगर कोई जानता है तो उसके पीछे फादर का, वाइफ का, मदर का और भाई का सबसे बड़ा योगदान होता है। उन सब के प्रेम से ही, उन सब के आशीर्वाद से ही आज मेरा इतना कार्य करने का मन होता है, इतनी शक्ति मुझे इसमें मिलती है। तो इन सब को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और जितना मैं साधुवाद दूँ, जितना उनके लिए मैं मंगल कामना करूँ, उतनी कम है। आप आज के युवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बेहतरीन सवाल तो आज आपने अभी पूछा है मुझे। जो अंतिम सवाल आज का है मेरे ख्याल से, क्योंकि समय भी काफ़ी हो रहा है। इस सवाल के अंदर इतनी शक्ति है। इस देश का युवा जो चाहे वो कर सकता है। मैं भी एक युवा हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ युवाओं के अंदर ही आ सकती है। अगर आज का युवा कुछ नहीं कर सकता तो आप समझिए कि आने वाली पीढ़ी को आप कुछ भी संदेश नहीं देना चाहते। मैं युवाओं को 2 चीज़ें मेरी ज़िंदगी में जो मैंने महसूस की है, वो मैं दर्शकों को, युवाओं को बताना चाहता हूँ। हमेशा आप पॉजिटिव रहें। आपके अंदर इतने उतार चढ़ाव आएंगे। ज़िंदगी एक संघर्षों का झमेला कह सकता हूँ मैं। संघर्षों के इर्द गिर्द ज़िंदगी घूमती है। युवा अगर पॉजिटिव रहकर, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहकर कार्य करे तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह मैंने महसूस किया है, और मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर कभी निराशा आएगी। ये स्वाभाविक नहीं है कि आप रोज़ खुश हो सकते हैं। मैं भी कार्य करता हूँ तो कभी ना कभी मुझे कुछ ना कुछ विरोध झेलना पड़ता है, और ये एक ज़िंदगी का एक पहलू है कि जब तक आपने कुछ विरोध नहीं सहन किया तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि विरोध ही आपको अंतिम पड़ाव तक लेके जाता है। आपके जितने भी सपने हैं वो विरोध ही आपको मजबूर करता है उन सपने को पूरा करने के लिए। युवाओं से मैं ख़ास तौर से कर ये कहना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी के अंदर हमेशा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव अगर आप रहेंगे
तो आपके लिए इस वर्ड को आप बार बार सुनना, असंभव कुछ भी नहीं है। जब मैं सोता हूँ, उठता हूँ और जब मैं खाना खाता हूँ, मेरे मन में एक ही सवाल होता है, प्रवीण असंभव कुछ भी नहीं है। और वो मुझे इतनी एनर्जी देता है, ये वाक्य मुझे इतनी एनर्जी देता है, असंभव कुछ भी नहीं, इतनी एनर्जी मुझे देता है कि मैं सब कुछ बिना किसी पड़ाव के, बिना किसी मुश्किल के मैं पार कर सकता हूँ। दूसरा, मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि आप हमेशा ज़िंदगी में अपने टारगेट सेट करें। जब तक आपने लक्ष्य सेट नहीं किए, जब तक आपने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम को आपने सेट नहीं किया, ड्रीम करने के लिए आपने अपने आप को बाहर नहीं निकाला, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को, हर इंसान को नशे से दूर रहना चाहिए, कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। नशा होता है वो युवाओं को ख़त्म कर देता है, नशा कभी भी नहीं होना चाहिए। और युवा के अंदर एक ड्रीम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर व्यक्ति, एक युवा अगर लक्ष्य लेके चले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वापस मैं एक लाइन दोहराना चाहूँगा, अगर मैं ज़िंदगी में सफल हूँ तो उसी सेंटेंस, उसी वाक्य पर मैं सफल हूँ कि असंभव कुछ भी नहीं। ये लाइन मुझे इतनी प्रेरणा देती है और मैं सभी युवाओं से बार बार निवेदन करता हूँ कि आपको समाज में हमेशा आगे आना चाहिए। समाज में आगे आने से आप अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी जो डिप्रेशन की भावना, वो सबके अंदर आती है, व्यक्ति निराश होता है, लेकिन आप समाज के साथ जुड़कर अपने आप को सामाजिक क्षेत्र में बिजी रखकर आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। और नशा मुक्त होना एक युवाओं के लिए बहुत हमें नशा मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। मैं ये युवाओं को प्रेरणा देती हूँ। मेरा आखिरी सवाल है कि आपको इस प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? मेरा सौभाग्य है कि मेरा कार्य ही मेरी पहचान। ये टाइटल कितना ज़बरदस्त है। इस टाइटल के अंदर कितनी उमंग है, कितना उत्साह है। मेरा कार्य ही मेरी पहचान, इसमें सब कुछ आ जाता है, इस टाइटल में ही सब कुछ आ जाता है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं 7 वर्ष की बच्ची के साथ में आज अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। सौम्या मेहता, आपने इस उम्र में जो कार्य किया है, जो आप इस उम्र में ये कार्य कर रहे हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपके प्रति मंगल कामना कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति 7 साल में किसी व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकता है, तो आपका भविष्य कितना शुभ है, इससे मुझे अंदाज़ा आ सकता है। मैं दर्शक मित्रों को कहता हूँ कि इस बच्ची से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये 7 साल की बच्ची, मैं देख रहा था कि ये जो क्वेश्चन थे आपने पढ़े ही नहीं, आपके मन में ये क्वेश्चन पहले से ही आए हुए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। 7 साल की बच्ची को अगर 9 सवाल या 10 सवाल भीतर से निकलते हो, तो ये आप सोच सकते हैं कि ये टैलेंट कितना है। और ये कार्यक्रम को अगर पूरा सारांश दिया जाए, तो इस सारांश में पूरा आ जाता है कि मेरा कार्य ही मेरी पहचान है। और आप ये जो कर रहे हैं, ये इसमें आप बहुत आगे बढ़ें, आपका भविष्य इतना शुभ हो, इतना मंगल हो, इतने लोगों का आपको आशीर्वाद मिले, इसी के आपके प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई हस्ती के साथ। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय जिनेंद्र, थैंक यू।